हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वेद स्टडी ग्रुप पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, वेद स्टडी ग्रुप आपके लिए लेके आया है 66 बीपीएससी प्रीलिम्स का फुल सिलेबस कवरेज, फुल कोर्स गारंटीड बैच, जहां आप अपने बीपीएससी की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। आपको बस क्या करना है, आपको हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के हमारे चैनल वेद स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि हमारे द्वारा लाए जाने वाले आपके हर एक लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए और आप उसे प्ले करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी क्रम में मैं आपके लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं बिहार का सामान्य अध्ययन, जिसका सिलेबस हमने पहले देखा क्या क्या उसके अंतर्गत पढ़ना है। बिहार का परिचय देख लिया पिछले लेक्चर में हमने कि बिहार के बारे में मोटी मोटी जानकारियां क्या है। आज हम अपने बिहार के सामान्य अध्ययन का एक महत्वपूर्ण सेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर करने वाले हैं। उसकी शुरुआत करने वाले हैं बिहार का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ बिहार। बिहार के इतिहास के बारे में जानेंगे। बिहार में मानव सभ्यता का विकास कब होता है, मानव का पहला साक्ष्य कब आता है, कब से मानव वहां वास कर रहे, बिहार के प्रदेशों में, बिहार के क्षेत्र में मानव का वास कब से है, इन सब चीजों को देखेंगे दोस्तों। तो आइए उसी के क्रम में हम देखते हैं इतिहास को, बिहार के इतिहास को। तो इतिहास की बात करें तो सामान्य रूप से इतिहास को तीन वर्गों में बांटते हैं, तीन भागों में देखते हैं। कौन कौन सा तीन भाग है इतिहास का? प्राचीन भारत का इतिहास या प्राचीन, उसी प्रकार प्राचीन बिहार का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, प्राचीन बिहार का इतिहास, प्राचीन बिहार का इतिहास। इसी प्रकार दोस्तों अगला हमारा जो है इतिहास का जो सेक्शन हम बांटते हैं, अगला सेक्शन हम बांटते हैं मेडाइवल या मध्यकालीन बिहार, मध्यकालीन इतिहास। बिहार के बारे में, मध्यकालीन बिहार में क्या क्या संरचना थी, मध्यकालीन बिहार। अगला हमारा एक सेक्शन है दोस्तों आधुनिक, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। आधुनिक काल में बिहार में क्या क्या घटनाक्रम होती है, क्या परिवर्तन बिहार में होता है, आधुनिक बिहार में या औपनिवेशिक सत्ता के दौरान बिहार में क्या परिवर्तन होते हैं, क्या विकास आते हैं, इनको हम इतिहास के अंतर्गत कवर करेंगे। और एक हमारा अगला सब सेक्शन जो होगा इसी के अंतर्गत, यहां विशेष रूप से हम देखेंगे राष्ट्रवादी आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका थी। राष्ट्रवादी आंदोलनों में, राष्ट्रवादी आंदोलनों में बिहार की क्या भूमिका रही है दोस्तों, इसको हम देखेंगे। राष्ट्रवादी आंदोलनों में बिहार की भूमिका। राष्ट्रवादी आंदोलनों में बिहार की भूमिका। ये तो हमारा रहेगा बिहार का इतिहास का वर्गीकरण करेंगे हम। इतिहास को तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं, हम अध्ययन करते हैं तीन कालखंडों में बांटकर। तो आइए इतिहास की शुरुआत करते हैं, बिहार के इतिहास की शुरुआत करते हैं। कहां से शुरुआत करेंगे हम? प्राचीन बिहार के इतिहास को लेकर हम जो आगे बढ़ेंगे, प्राचीन बिहार के इतिहास को। या एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री भी जब आपने पढ़ा होगा, भाटी सर आप यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा रहे हैं, उनका लेक्चर आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाकर। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि प्राचीन इतिहास को दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, दो भागों में बांटते हैं प्राचीन इतिहास को, एंशिएंट हिस्ट्री को। तो एंशिएंट हिस्ट्री को देखते हैं दोस्तों। या प्राचीन इतिहास जो है, प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री को दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, बांटते हैं। प्राग ऐतिहासिक, प्री हिस्टोरिक, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, इसे हम प्री हिस्टोरिक कहते हैं। और दूसरा हिस्टोरिक या ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक इसे क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इनके बारे में अध्ययन के लिए हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं।
इसलिए इसे हम प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। और ऐतिहासिक किसे कहते हैं दोस्तों? ऐतिहासिक इतिहास के ऐसा कालखंड जिसके बारे में हमें लिखित प्रमाण या लिखित साक्ष्य मिलते हैं, चाहे वो वेद पुराणों के रूप में हो या फिर वो शिलालेखों के रूप में हो या अन्य प्रकार के ताम्रपत्र या कोई पुरातात्विक अवशेष जिसके बारे में लिखित प्रमाण मिलते हो या जो स्क्रिप्ट के रूप में हमें मिलते हैं, टेक्स्ट मिलते हैं, उनको हम ऐतिहासिक क्रम कहते हैं। तो बिहार में दोस्तों मानव सभ्यता की शुरुआत या बिहार का इतिहास जो हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे उसमें देखते हैं पहले प्री हिस्टोरिक एरा में क्या क्या बिहार में मिलते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक जो है कालखंड, इसको भी हम पुनः 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और एक होता है दोस्तों नव पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड, नव पाषाण काल। तो पहली बात जो हमारे दिमाग में आती है दोस्तों, क्या आती है हमारे दिमाग में कि पाषाण काल क्यों कहते हैं? पाषाण काल का क्या तात्पर्य है? पाषाण काल कहने का तात्पर्य है कि इस समय के जो मानव थे वो या इंसान थे, उनके द्वारा जो वस्तुएं उपयोग होती थी या जिन प्रकार के उपकरणों का उपयोग होता था वो ज्यादातर पत्थर के बने होते थे, रॉक के बने होते थे। इनके उपकरण जो है या इनके द्वारा उपयोग की जाने वाले उपकरणों की जो बनावट है या वो जिस पदार्थ से बने हैं वो क्या थी? पत्थर की संरचना थी, रॉक से बने हुए थे। और पत्थर को ही हम पाषाण कहते हैं। इसलिए प्रागैतिहासिक काल को 3 खंडों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और सॉरी एक अन्य हमारा जो कालखंड है ये नव पाषाण काल के समांतर ही चलती है, इसे हम कहते हैं ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल इसे क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इस समय तक आते आते पत्थरों के साथ, पाषाण के साथ साथ हम इंसानों द्वारा तांबे धातु का प्रयोग होने लगा। तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग साथ साथ होता था, इसलिए इसे हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं। तो ये तो हो गया प्रागैतिहासिक काल का कालखंड के आधार पर बंटवारा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। देखते हैं हम कितने वर्ष पुरानी है जिसे हम पूरा पाषाण काल कहते हैं, जो संरचना होती है 1 लाख वर्ष पूर्व, 1 लाख वर्ष पूर्व। यह है दोस्तों 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व, 40,000 वर्ष पूर्व। और ये जो कालखंड है दोस्तों, इसको हम 2,500 वर्ष पूर्व के आसपास मानते हैं। 2,500 ईसा पूर्व। ये कालखंड था, इतनी पुरानी जो है मानव सभ्यता पृथ्वी पर है। बिहार में देखें दोस्तों तो बिहार में हर कालखंड में के अवशेष हमें मिले हैं, अर्थात पुरातन या पूरा पाषाण कालखंड के भी अवशेष मिले, अर्थात मानव की उपस्थिति के प्रमाण बिहार में कब से मिलते हैं? पूरा पाषाण कालीन अवशेष मिले हुए हैं, अर्थात मानव सभ्यता या मानव का अधिवास 1 लाख वर्ष पूर्व के पहले से ही बिहार के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आइए कुछ तथ्यों को देखें बिहार के संदर्भ में, बिहार के इतिहास के संदर्भ में, कि पूरा पाषाण काल के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, मध्य पाषाण कालीन अवशेष कहां से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, नव पाषाण कालीन अवशेष कहां मिलते हैं। इन सब फैक्टों को देखते हैं हम। आइए आगे बढ़े। प्राचीन बिहार का इतिहास, तो हमारा पहला क्या था? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की बात करें दोस्तों तो गंगा, बिहार का ये मैप है, ये नक्शा है, तो गंगा नदी के दक्षिण से, गंगा नदी के दक्षिण में अवस्थित जिलों से
इन क्षेत्रों से मुंगेर, गया, उसके पश्चात औरंगाबाद, पटना, इनके आसपास के क्षेत्रों से हमें पूरा पाषाण कालीन अवशेष मिले। कहां कहां से पूरा पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं? पूरा पाषाण कालीन अवशेष पूरा पाषाण कालीन अवशेष हमें मिलते हैं गंगा के दक्षिणी या दक्षिणी बिहार में, गंगा के दक्षिणी क्षेत्रों से, गंगा के दक्षिणी क्षेत्रों से। आधुनिक मैप पे देखें, आधुनिक बिहार की बात करें तो यह क्षेत्र कौन कौन सा है, कौन कौन से जिले आते हैं? पटना, गया, नवादा, मुंगेर। सॉरी, मुंगेर की बात करें दोस्तों तो मुंगेर में ही एक जगह है, एक स्थान है भीम बांध। मुंगेर के भीम बांध नामक स्थान से पूरा पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं। मुंगेर के भीम बांध से पूरा पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं हमें। पूरा पाषाण कालीन औजार मिले हैं, औजार या उपकरण, टूल्स, औजार या टूल्स मिले हैं। इन टूल्स में क्या क्या था दोस्तों? तो पूरा पाषाण कालीन समय के इंसानों द्वारा जो उपकरण बनाए जाते थे वो पाषाण से बनाए जाते थे, पत्थरों से निर्मित थे, और ये इस प्रकार के थे जिसमें धार कुंद होती थी या कम धार के होते थे, या यूं कहें कि स्थूल प्रकार के उपकरण थे, मोटे उपकरण थे जिसमें धार कम होती थी। हैंड एक्स एक उसका एग्जाम्पल है। हैंड एक्स जो है एक पत्थर की संरचना होती है, एक पत्थर को तोड़ के या छांट के उसको एक साइड से नुकीला बनाया जाता है, उसका उपयोग कुल्हाड़ी के रूप में किया जाता है, हैंड एक्स। तो भीम बांध से क्या मिला था हमें? हैंड एक्स या हस्त कुठार, या हैंड एक्स मिलता है भीम बांध से। पूरा पाषाण कालीन अवशेष हमें कहां कहां से मिलते हैं? इसमें पूरा पाषाण कालीन दोस्तों अवशेष की बात करें तो यह हमें मिलता है बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों से, मुंगेर, पटना, नवादा, इन क्षेत्रों से गया, और मुंगेर के भीम बांध से पूरा पाषाण कालीन टूल्स या उपकरण मिले हैं जिसमें हस्त कुठार प्रमुख है। ये हमारा फैक्ट है, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट एग्जाम में ये फैक्ट पूछा जाता है कि पूरा पाषाण कालीन अवशेष कहां से प्राप्त होते हैं, तो मुंगेर के भीम बांध से प्राप्त होती है पूरा पाषाण कालीन अवशेष। तो इसको आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो मैं फैक्ट बताऊंगा ये फैक्ट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे बैच का टारगेट ही है कि आपके एग्जाम में आपको सफलता मिले, तो उसी पर हम ध्यान केंद्रित करते हुए चलेंगे। अतिरिक्त इंफॉर्मेशन जो होगी वो तो देता ही जाऊंगा, लेकिन जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है मैं बताता जाऊंगा। आप हेडफोन लगा के ध्यान से हमारे लेक्चर को सुनिए। जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जो बता रहा हूं उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। पेपर कॉपी लेके बैठे, आप कॉपी और पेन लेके बैठे और नोट डाउन करते चलें। मुंगेर के भीम बांध से पूरा पाषाण कालीन उपकरण या औजार मिले हैं। अब हमारा अगला है दोस्तों मध्य पाषाण काल। अगला क्या है हमारा? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व, के अवशेष। 40,000 वर्ष पूर्व, 40,000 वर्ष पूर्व बिहार के मानव या बिहार में रहने वाले इंसानों द्वारा, मानव द्वारा क्या क्या किया जाता था, किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। तो मध्य पाषाण कालीन अवशेष भी जो है दोस्तों बिहार में से जो प्राप्त होते हैं वो क्षेत्र कौन सा है? वह है बिहार का दक्षिणी क्षेत्र। वह कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? बिहार का दक्षिणी क्षेत्र, जहां से मध्य पाषाण कालीन अवशेष भी हमें देखने को मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। हालांकि बिहार में
बहुत अधिक खुदाई नहीं हुई, पुरातात्विक खुदाई की संख्या बहुत कम है, लेकिन जितनी भी हुई है उसमें से भी हमें पूरा मध्य पाषाण कालीन अवशेष भी जो है हमारे दक्षिणी बिहार से मिलते हैं। और दक्षिणी बिहार में हमारा एरिया क्या है, तो यही वह एरिया है जहां से मिलते हैं, गंगा के दक्षिण में अवस्थित क्षेत्रों से मध्य पाषाण कालीन अवशेष भी देखने को मिलते हैं। मध्य पाषाण काल के अवशेष मुंगेर जो एक स्थान है, एक जिला है, मुंगेर से ही बड़ी मात्रा में मध्य पाषाण कालीन टूल्स मिले हैं। बड़ी मात्रा में मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। तो हमें कैसे पता चलता है दोस्तों कि ये मध्य पाषाण कालीन उपकरण है? जैसा कि मैंने पहले बताया, पूरा पाषाण कालीन उपकरण कुंद प्रकार के थे, उनमें धार कम था, उसकी संरचना स्थूल प्रकार की थी, बड़ी संरचना थी, बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे संभावना क्या लगाई जाती है कि बड़े जानवरों के शिकार के लिए उस प्रकार के हस्त कुठार का या पूरा पाषाण कालीन उपकरणों का प्रयोग बड़े जानवरों के शिकार के लिए किया जाता था। मध्य पाषाण काल तक आते आते इंसान या इंसानी सभ्यता की विकास होती है और उपकरणों का आकार धीरे धीरे छोटा होता जाता है। तो मध्य पाषाण कालीन जो उपकरण मिलते हैं विशेष रूप से मुंगेर से, उसकी संरचना में क्या अंतर आता है, तो वो छोटे हो जाते हैं। छोटे और नुकीले उपकरण मिलते हैं, छोटे और नुकीले उपकरण, छोटे और नुकीले उपकरण मिलते हैं। छोटे और नुकीले उपकरण, इससे क्या संभावनाएं हम लगाते हैं, इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों? तो मध्य पाषाण काल तक आते आते छोटे और नुकीले उपकरण हो गए हैं, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि छोटे जीव जंतुओं का, जैसे पक्षी या फिर खरगोश या फिर आप मछली, इन सब का शिकार होने लगा, छोटे जीव जंतुओं का शिकार होने लगा। तो मध्य पाषाण कालीन आते आते छोटे जानवरों का शिकार होने लगता है, छोटे जानवरों का शिकार। छोटे और नुकीले उपकरणों में क्या आती है, एक तो भाला जैसी संरचना बनाता है, भाला या नुकीला पत्थर को काटकर भाले जैसी संरचना होती है, जिसके इस तरह फेंक के हम शिकार कर सकते हैं, दूर से फेंक के जानवर को या जंतुओं को या मछली को पकड़ने के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो छोटे नुकीले उपकरण हो गए, मध्य पाषाण काल से मिलते हैं। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के जो अवशेष मिलते हैं हमें गंगा के दक्षिण से ज्यादातर प्राप्त होते हैं। अब आते हैं हम नव पाषाण काल की बात करते हैं। नव पाषाण काल की बात करें दोस्तों, नव पाषाण काल की बात करें, नव पाषाण काल या इसका कालखंड क्या था दोस्तों, 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष ईसा पूर्व, अर्थात अभी से 4500 वर्ष पूर्व की बात है। 4500 वर्ष पहले क्या था भारत में या बिहार के क्षेत्र में? तो नव पाषाण कालीन जो अवशेष मिलते हैं दोस्तों, यह कहां कहां से मिलते हैं? तो पहली बार नव पाषाण कालीन अवशेष जो है, हमें अभी तक जो अवशेष पूरा पाषाण कालीन मिले थे वो गंगा के दक्षिणी तट की और गंगा के दक्षिणी प्रांत में मिले थे। पहली बार सारण, चिरौंद, चिरौंद और चेचर जो गंगा के उत्तर में, चिरौंद वर्तमान सारण और वैशाली जिले में, चिरौंद, चिरौंद जो है सारण जिले में, चिरौंद सारण, चिरौंद जो है वर्तमान सारण जिले में, और चेचर, चेचर जो है यह है हमारे वैशाली जिले में। चिरौंद और चेचर से नव पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं। चिरौंद और चेचर, चिरौंद और चेचर से
नवपाषाणकालीन उपकरण मिले, नवपाषाणकालीन उपकरण मिले हैं, टूल्स मिले हैं। ये उपकरण किस प्रकार की होगी दोस्तों? तो ये जो उपकरण होगी पूरा पाषाण और मध्य पाषाण के अपेक्षाकृत अधिक उन्नत किस्म की होगी और इसकी आकार और धार में जो है तीव्रता आएगी। तीव्र का मतलब छोटे आकार के हो जाएंगे उपकरण जो किसी विशेष पक्षियों की या जंतुओं की शिकार के लिए विशेष रूप से बनाई जाती हो। और इसके धार क्या होंगे? इसके धार पूर्व की तुलना में तीव्र धार वाले ये उपकरण पाए जाते हैं। इसके साथ ही चिरौंद से, पाषाण के उपकरण के अतिरिक्त चिरौंद से हड्डियों के उपकरण मिलते हैं, हड्डियों से निर्मित उपकरण। चिरौंद से हड्डियों से निर्मित उपकरण मिलते हैं, हड्डियों से निर्मित उपकरण मिलते हैं। चिरौंद वर्तमान सारण जिले में, चिरांद जो है वर्तमान सारण जिले में कहाँ है दोस्तों? वर्तमान सारण जिले में। चिरौंद वर्तमान सारण जिले में अवस्थित है। चिरौंद जो है संपूर्ण भारतवर्ष में हड्डी उपकरण के लिए प्रसिद्ध है। भारत में जितने भी अवशेष मिले हैं हड्डी के उपकरण के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? चिरौंद सारण जिले में अवस्थित है। नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल में निर्मित मृद भांड, नवपाषाण काल में निर्मित, नवपाषाण काल में निर्मित नवपाषाण काल में बने काले और लाल मृद भांड, काले और लाल मृद भांड। मृद भांड अर्थात मिट्टी का बर्तन या मिट्टी से बना हुआ पॉट या घड़ा। यह मृद भांड जो है इतिहास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। तो काले और लाल मृद भांड जो है हमें नवपाषाण काल के बने काले और लाल मृद भांड बिहार के किस किस प्रांतों से मिलता है? तो यह जो है संपूर्ण दक्षिणी बिहार और कुछ उत्तरी बिहार से, उत्तर बिहार के कुछ क्षेत्रों से मिलते हैं, जिसमें विशेष रूप से है आपका भागलपुर, पटना, सोनपुर, वैशाली। इन स्थानों से हमें ब्लैक एंड रेड वेयर मिलते हैं, वेयर या पॉट मिलते हैं। काले और लाल मृद भांड नवपाषाण कालीन काले और लाल मृद भांड हमें कहां से मिलते हैं? ये इन स्थानों से प्राप्त होते हैं। तो ये देख लिया आपने दोस्तों, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, तीनों प्रकार की संरचना या तीनों ही कालखंड के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं बिहार प्रांत से, जिससे क्या पता चलता है कि बिहार में सभ्यता और संस्कृति का विकास या मानव का अधिवास, मानव का अपीयरेंसेस जो है प्राचीन काल से बिहार में रहा है। और इसके प्रमाण भी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से मिल रहे हैं। देख लिया हमने, तीनों कालखंड के मिलते हैं। तो इससे एक बात और जो स्पष्ट होती है दोस्तों, इससे एक बात जो और स्पष्ट होती है, यह इससे यह पता चलता है कि बिहार में आर्यों के आगमन के पूर्व भी सभ्यता और संस्कृति का विकास था या हो चुका था। इंसानों द्वारा विभिन्न प्रकार के उपकरणों का निर्माण देखा हमने। और आर्यों का आगमन की बात करें, यह तो हो गया हमारा प्राचीनतम साक्ष्य। प्राचीन बिहार में जो है प्राग ऐतिहासिक कालखंड में जो हमें देखने को चीजें मिलती है, ये देख लिया हमने। महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो सब आपको दिखा दिए, लिखा दिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा आता है ऐतिहासिक कालखंड। ऐतिहासिक कालखंड
ऐतिहासिक कालखंड। अगला हमारा टॉपिक क्या है? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक प्राचीन बिहार का इतिहास। प्राचीन बिहार का इतिहास। प्राचीन बिहार का इतिहास। इसके अंतर्गत अगला हमारा जो टॉपिक होगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक इतिहास। ऐतिहासिक कालखंड में अर्थात जिसके लिखित प्रमाण हमें मिलते हैं उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे हम? तो पहला हमारा टॉपिक होगा आर्यों का बिहार में आगमन। आर्यों का बिहार आगमन अर्थात आर्य लोग बिहार में कब प्रवेश किया, उसके पश्चात बिहार में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। आर्यों का बिहार में आगमन और उसके पश्चात बिहार में क्या देखने को परिवर्तन मिलता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं वैदिक काल या आर्य जिसकी संस्कृति को हम वैदिक संस्कृति कहते हैं या वैदिक कालखंड जो भारतीय इतिहास का कालखंड है, सिंधु सभ्यता के पश्चात नगरी सभ्यता पुनः अपने ग्रामीण परिवेश में पहुंच चुकी थी। उसके पश्चात जो है मध्य एशिया के निवासी मूल निवासी जैसा कि आर्यों का मूल निवास स्थान माना जाता है, तो मध्य एशिया के निवासी आर्य का पश्चिमी भारत उत्तर पश्चिमी भारत क्षेत्र में प्रवेश होता है और उनके द्वारा जिस सभ्यता संस्कृति की शुरुआत की जाती है, जो विकास होता है, उन्हें हम वैदिक सभ्यता कहते हैं या वैदिक आर्य कहते हैं। आर्यों का आगमन भारत भूभाग पर 1500 ईसा पूर्व के आसपास होता है। 1500 ईसा पूर्व के आसपास। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को इतिहास में हम वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल कहते हैं और वैदिक काल को पुनः दो भागों में बांटते हैं। वैदिक काल को दो भागों में बांटते हैं, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक या लेटर वैदिक। ऋग वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। तो बिहार में आर्यों का जो आगमन होता है, तो पहला सवाल तो यही है कि कब होता है। तो पहला सवाल का जवाब हमारा है दोस्तों, बिहार में आर्यों का आगमन जो है उत्तर वैदिक काल में या लेटर वैदिक पीरियड में होता है। लेटर वैदिक पीरियड में बिहार में आगमन लेटर वैदिक उत्तर वैदिक काल में होता है और यह कालखंड था हमारा दोस्तों 1000 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। इस कालखंड में बिहार में आर्यों का आगमन होता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि आर्यों के आगमन का प्रमुख वजह क्या था। आर्य किस वजह से उत्तर की ओर प्रवेश मतलब उनका होता है प्रस्थान। तो एक तो पश्चिम के क्षेत्रों में बहुत विभिन्न प्रकार सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां जो थी, सरस्वती, राजस्थान तक उनका उत्तर वैदिक आपके वैदिक काल में उनका विस्तार हो चुका था। उसके पश्चात ऋग वैदिक काल के पश्चात आर्यों ने लौह प्रौद्योगिकी या आयन टेक्नोलॉजी का विकास कर लिया, अर्थात लौह अयस्क से लोहे का निष्कर्षण का विधि उन्होंने सीख लिया और लोहे के उपकरण बनाने लगे, जो भारतीय संस्कृति में एक क्रांति का भी सूचक है। लौह प्रौद्योगिकी का विकास भारतीय इतिहास में एक क्रांतिकारी परिघटना थी, क्रांति का सूचक है। उसके पश्चात लौह प्रौद्योगिकी का जब विकास होता है तो उसके पश्चात क्या क्या होगी आप अनुमान लगा सकते हैं। पहले तो लोहे से मजबूत कृषि उपकरण बनाए जा सकते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में भी जो है हमें उत्तर वैदिक काल में एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। धान की कृषि का विकास होता है, विस्तार होता है। उसके पश्चात कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलती है और अधिशेष उत्पादन की धीरे धीरे संकल्पना होने लगती है। और यही कारण है कि 600 शताब्दी ईसा पूर्व 600 बीसी में जाके हम देखते हैं अचानक से महाजनपद बड़े बड़े राज्यों की स्थापना होती है, महाजननगर बसने लगते हैं। 16 महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं 600 बीसी में। उसके पीछे भी प्रमुख वजह थी लौह प्रौद्योगिकी का विकास, आयन टेक्नोलॉजी का विकास। यही एक मुख्य वजह है कि इनका विस्तार के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण लोहे से बनाए जाने लगे। उसके पश्चात लोहे से युद्ध तकनीक के लिए, युद्धों के लिए उपकरण बनाए जाने लगे, हथियार बनाए जाने लगे।
और उसके पश्चात हमें बड़े बड़े राज्य की रक्षा के लिए सेना चाहिए, तो सेना के लिए हथियार भी बनने लगे लोहे से। तो हथियार के साथ साथ अस्थाई सेना रखे जाने लगे। तो उसके पश्चात हमें देखने को क्या क्या मिलती है चीजें, इस सभ्यता तो आगे बढ़ ही रही है, बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित होते हैं। 600 शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ही देखें तो पहली बार विशाल मगध साम्राज्य की स्थापना होती है। आर्यों का आगमन उत्तर वैदिक काल में होता है 1000 ईसा पूर्व में। कारण क्या था इसका आर्यों के आगमन का कारण? लौह प्रौद्योगिकी का, आयन टेक्नोलॉजी का विकास, लौह प्रौद्योगिकी का विकास, लौह प्रौद्योगिकी का विकास। लौह प्रौद्योगिकी का विकास हमें कहां देखने को मिलता है? आर्यों के लौह प्रौद्योगिकी के विकास के पश्चात आर्यों का आगमन होता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक ग्रंथों की रचना, वैदिक ग्रंथ, वैदिक कालीन जो ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथों के बारे में आपने इतिहास के पिछले कक्षाओं में, भाटी सर के कक्षा में आपने देखा होगा कि उसमें सर्वप्रमुख है वेद, जिसकी संख्या 4 है, वेदों की संख्या 4 है। उसके पूर्व जो है, उसके पश्चात संहिता आती है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यक है, उसके पश्चात उपनिषद है। इन सब के बारे में भाटी सर के इतिहास के लेक्चर में, आप प्राचीन भारत के इतिहास में आप जाकर देख सकते हैं, हमारा यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है उनका, और उसको समझ सकते हैं। तो वेदों के बारे में बात करें तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और इनके रचना का कालखंड भी इसी प्रकार है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अथर्ववेद की जब रचना हो रही थी, अथर्ववेद अर्थात आखिरी वैदिक ग्रंथ, अथर्ववेद की रचना जब हो रही थी, अथर्ववेद की जब रचना हो रही थी, उसी समय आर्यों का भारत बिहार में आगमन हुआ। तो आर्यों का बिहार में आगमन होता है, इसी समय आर्यों का बिहार आगमन होता है। आर्यों के बिहार में आगमन की बात तो हो गई। वैदिक ग्रंथों की बात करें, वैदिक ग्रंथों की बात करें तो बहुत से ऐसे प्रमाण वैदिक ग्रंथों में मिलते हैं कि बिहार में सभ्यता और संस्कृति आर्यों के आगमन से पूर्व थी। उसका विकास बिहार में आर्यों के आगमन से पूर्व भी हुआ था। जैसे वैदिक ग्रंथों की बात करें तो सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ जो है दोस्तों वो है ऋग्वेद। प्राचीनतम ग्रंथ जो है वैदिक ग्रंथ वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद में बिहार के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है किया गया है, कीकट, कीकट और व्रात्य शब्द का प्रयोग बिहार क्षेत्र के लिए किया गया है ऋग्वेद में। कीकट और व्रात्य, यह दो शब्द का प्रयोग बिहार क्षेत्र के लिए, कीकट और व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया था। इसी में ऐसा अनुमान लगाया गया था कि इस क्षेत्र के लोग बिहार क्षेत्र पर, बिहार के क्षेत्रों पर, बिहार के क्षेत्रों पर गैर आर्यों का, गैर आर्यों का, गैर आर्य जातियों का शासन था, प्रभुत्व था, का शासन था। गैर आर्यों का शासन था बिहार में। गैर आर्यों के शासन की बात इसी से पता चलती है हमें, ऋग्वेद से। उसके पश्चात दोस्तों, ऋग्वेद के पश्चात हमारा अगला जो वैदिक ग्रंथ है, आप चाहें तो इस फैक्ट को लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके पश्चात हमारा अगला जो वैदिक ग्रंथ है वह है यजुर्वेद। कौन सा है दोस्तों? यजुर्वेद। यजुर्वेद
यजुर्वेद। यजुर्वेद में सर्वप्रथम विदेह राज्य का वर्णन मिलता है। विदेह जो गंगा के उत्तर में अवस्थित नेपाल की सीमा से सटे हुए क्षेत्र आते हैं, विदेह राज्य के बारे में वर्णन मिलता है। कहां से? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में सर्वप्रथम विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है। विदेह राज्य का उल्लेख कहां मिलता है दोस्तों? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में हमें सर्वप्रथम विदेह राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, जहां के शासक जो जनक थे, शील चक्र जनक, जिसकी पुत्री सीता थी, जिसका विवाह जो है ऐसा माना जाता है कि कौशल नरेश के पुत्र श्री राम से होता है। तो ये वही विदेह प्रांत है, क्षेत्र है। इसके बारे में वर्णन कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद के पश्चात हम बात करें दोस्तों, तो हमारा अगला जो टॉपिक है, अगला जो ग्रंथ है, वह है सामवेद। सामवेद से बिहार के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। अथर्ववेद की बात तो की मैंने, तो उसकी रचना ही जो है इस कालखंड में होती है जब आर्यों का बिहार क्षेत्र में प्रवेश होता है। और वैदिक ग्रंथों की बात की हमने कि वेदों के अतिरिक्त उसके संहिताज हैं, उसके ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे उसको समझने के लिए। तो एक अनुमान यह भी लगाया जाता है कि ब्राह्मण ग्रंथों की रचना ब्राह्मण ग्रंथों की रचना इसी क्षेत्र में हुआ, या अर्थात बिहार के क्षेत्र में हुआ। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना बिहार से होती है। ब्राह्मण ग्रंथ क्यों लिखे गए? पहला बात तो आता है दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ क्यों लिखे गए? ब्राह्मण ग्रंथ का उद्देश्य था लिखे जाने का कि वेदों में जो उल्लिखित मंत्र है, वो मंत्रोच्चार है, उसको आसानी से समझा और उसका उच्चारण किया जाए। इसके लिए अनेक ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। इसी में से एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण, जिसकी रचना जो है 800 BC में होती है। इसके अंतर्गत इसमें विदेह और माधव तथा उनके पुरोहित, विदेह माधव और उनके पुरोहित, राहुगुण के बारे में, राहुगुण के सरस्वती नदी, जो कि राजस्थान में, सरस्वती नदी जो कि वर्तमान राजस्थान में प्रवाहित होती थी, जो अभी भूमिगत हो चुकी है, नदी के तट से पूर्व की ओर सदानीरा नदी किसे कहते हैं दोस्तों? कई बार एग्जाम में, बिहार सरकार के एग्जाम में यही सवाल सिर्फ पूछा गया था कि किस नदी को सदानीरा नदी के नाम से जानते हैं? गंडक नदी को सदानीरा नदी के नाम से जानते हैं। तो सदानीरा या गंडक की तट की ओर विदेह माधव का प्रस्थान होता है। गंडक की तट की ओर प्रस्थान का उल्लेख कहां मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। तट की ओर प्रस्थान। यह फैक्ट दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, बिहार सरकार के द्वारा ली जाने वाले एग्जाम में, कि विदेह माधव का वर्णन कहां पर मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की चर्चा होती है।
उनके पुरोहित का नाम क्या था? राहुगुण उनके पुरोहित का नाम था। विदेह माधव कौन से तट पर पहुंचे या कौन से तट की ओर वो प्रस्थान करते हैं? सदानीरा गंडक नदी के तट पर, या सदानीरा नदी को किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान जो है सदानीरा नदी को क्या कहते हैं? गंडक। इससे पहले एक फैक्ट हमने देखा कि सर्वप्रथम विदेह राज्य का वर्णन कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में। यह भी पूछा हुआ सवाल है। तो हम क्लास में यहाँ कवर करेंगे, हम ज्यादातर उन्हीं मुद्दों को, उन्हीं फैक्ट को कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। अतिरिक्त इंफॉर्मेशन लेने से अच्छा है कि हम एग्जाम को लेकर केंद्रित रहें, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? गारंटीड बैच है जिसका उद्देश्य क्या है? हम एग्जाम में अधिक से अधिक सवाल सॉल्व कर लें और सफलता की को सुनिश्चित करें। तो उसी तरह फैक्ट जो हम बता रहे हैं दोस्तों, उसको आप नोट करते चलें। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा आर्यों के बारे में कुछ चर्चाएं, कुछ वर्णन। अब देखते हैं हम आर्यों के पश्चात या आर्यों के आगमन के पश्चात और 600 ईसा पूर्व, 600 वर्ष ईसा पूर्व के पहले बिहार में कौन कौन से राज्य थे, कौन कौन से बड़े राज्य की स्थापना होती है बिहार में, उसके बारे में देखते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आर्यों के आगमन के पूर्व कौन कौन से राज्य थे? आर्यों के आगमन के 600 ईसा पूर्व कौन कौन से राज्य थे? मतलब महाजनपद काल के पूर्व के राज्य। 600 बीसी के पहले के राज्य, के पहले राज्य। इससे पूर्व हमें 3 राज्यों की चर्चा मिलती है। 600 ईसा पूर्व से महाजनपद काल के पूर्व में बिहार में विशेष रूप से 3 राज्य मिलते हैं। 3 राज्य। तो पहले तो आइए मैप पे देख लीजिए कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते, कौन कौन से राज्य हैं जिसका चर्चा हमें वेदों, पुराणों, इतिहासों में मिलता है। 600 ईसा पूर्व के, 600 बीसी के इतिहास के जानने के स्रोत। पहले इतिहास के जानने के स्रोत को देखिए दोस्तों। इतिहास के स्रोत, इस समय के इतिहास के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? अनुमान विधि से आप बताइए। इस समय सबसे पहला हमारे पास आता है आर्य ग्रंथ या वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य, वैदिक टेक्स्ट, इसके अंतर्गत आता है दोस्तों वेद, पुराण या अन्य धार्मिक ग्रंथ, महाभारत, रामायण, ब्राह्मण ग्रंथ, और ब्राह्मण वैदिक साहित्य के अतिरिक्त बौद्ध ग्रंथों में भी 600 ईसा पूर्व के कुछ इतिहास का वर्णन मिलता है हमें। बौद्ध ग्रंथों में भी 600 ईसा पूर्व के इतिहास के बारे में कुछ कुछ चीजें हमें जानने को वहां मिलती है। 600 ईसा पूर्व के पहले बिहार में जो राज्य थे उसके बारे में अध्ययन करने का स्रोत हमने देखा, वैदिक साहित्य प्रमुख स्रोत है। आर्यों का आगमन हो चुका था बिहार में। उसके पश्चात जो है दोस्तों, उसके पश्चात कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ की रचना बिहार में होती है। तो इन्हीं साहित्यों में, वैदिक साहित्यों में हमें 600 ईसा पूर्व के, 600 वर्ष ईसा पूर्व के इतिहास के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं, या उन्हें, उनके साक्ष्य हमें वहां मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। 600 ईसा पूर्व के जो हमें शासक या राज्य मिलते हैं उसमें 3 राज्यों के विशेष रूप में विशेष चर्चा मिलती है। पहला है आपका अंग, विदेह और वज्जी संघ। अर्थात 16 महाजनपदों की रचना के पहले, स्थापना के पहले बिहार क्षेत्र में जो 3 राज्य थे, 3 शासक समुदाय थे, उसका वर्णन हमें जो वैदिक साहित्यों में मिलता है या आर्य साहित्यों में मिलता है। तो 3 बड़े राज्यों का उल्लेख वैदिक साहित्यों में हमें मिलता है। तो एक एक करके हम
इन राज्यों को देखेंगे और उनके बारे में समझेंगे, उनके इतिहास को देखेंगे, उनके शासक के बारे में जानेंगे। सबसे पहला हमारा है विदेह राज्य। पहला हमारा है विदेह। तो इसके संस्थापक कौन थे? विदेह राजवंश के संस्थापक कौन थे? इसका क्षेत्र क्या था? तो यह जो क्षेत्र है दोस्तों, यह क्षेत्र अर्थात जो हम सीमांचल क्षेत्र कहते हैं, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी, यह क्षेत्र जो है विदेह राज्य का क्षेत्र था। यह क्षेत्र विदेह राज्य का क्षेत्र था। यह क्षेत्र विदेह राज्य का क्षेत्र था। विदेह ऐसा माना जाता है कि विदेह राज्य की स्थापना, माना जाता है कि विदेह राजवंश के पहले शासक नेमी विदेह थे। क्या नाम था उनका? विदेह राजवंश के संस्थापक, विदेह राजवंश के पहले शासक, विदेह राजवंश के पहले शासक का नाम क्या था दोस्तों? विदेह राजवंश के पहले शासक का नाम था नेमी विदेह। नेमी विदेह, नेमी विदेह कौन थे ये? तो यह सूर्यवंशी थे और इक्ष्वाकु के पुत्र थे। इक्ष्वाकु के पुत्र थे नेमी विदेह, जिन्होंने विदेह राज्य की स्थापना की। इक्ष्वाकु के पुत्र थे, सूर्यवंशी थे, नेमी विदेह, जिन्होंने विदेह राज्य की स्थापना की। या विदेह राज्य के पहले शासक थे हमारे नेमी विदेह। उसके पश्चात विदेह राज्य के बारे में दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसके दूसरे शासक का नाम था, दूसरे शासक का नाम क्या था? दूसरे शासक का नाम था, दूसरे शासक पहला हमारा लिख लिया आपने, इक्ष्वाकु वंशी, इक्ष्वाकु के पुत्र थे नेमी विदेह। उसके बाद दूसरे शासक थे मिथि जनक विदेह। कौन थे? मिथि जनक विदेह। मिथि जनक नाम था इनका, मिथि जनक, और विदेह राज्य के थे तो मिथि विदेह। दूसरे शासक थे मिथि विदेह। इन्हीं के पश्चात जनक उपनाम का प्रयोग विदेह राज्य के, विदेह प्रांत के हर एक शासक के द्वारा जनक उपनाम का प्रयोग किया जाने लगा। मिथि जनक विदेह के नाम के पश्चात या उसके पश्चात के हर एक शासकों द्वारा जनक उपनाम अपना लिया गया। सरनेम के रूप में जनक को इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीता माता जनक की पुत्री थी, तो यह कौन से जनक थे? ये मिथि जनक नहीं थे। जनक जो उस क्षेत्र के शासक का उपनाम है। तो आइए उस फैक्ट पे भी चलते हैं कि सीता किसकी पुत्री थी। ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिथि जनक विदेह राजवंश के स्थापक नेमी विदेह, जो कि इक्ष्वाकु के पुत्र थे। विदेह राज के 25वें शासक तीरध्वज जनक थे। अब ये जो थे तीरध्वज जनक, इन्हीं की गोद ली हुई पुत्री का नाम था सीता। इन्हीं की गोद ली हुई पुत्री का नाम था सीता माता, जिसका विवाह जो है, इनका विवाह जो है कौशल नरेश, इन्हीं सीता का विवाह जो है, सीता माता का विवाह कहाँ होता है? कौशल नरेश
दशरथ के पुत्र राम से इनका विवाह होता है। तो हमारे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि सीता जो है किसकी पुत्री थी? तीरध्वज जनक की पुत्री थी सीता, जिसका विवाह जो है जो विदेह प्रांत के या विदेह क्षेत्र की थी, अंग प्रदेश। तो सबसे पहले हम देखें अंग प्रदेश कौन सा क्षेत्र है। तो वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिला, वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिला जो है यह अंग क्षेत्र माना जाता है, अंग प्रदेश था, अंग प्रदेश, अंग प्रदेश यह क्षेत्र था। वर्तमान अंग प्रदेश, वर्तमान भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र था वह अंग प्रदेश का क्षेत्र था। वर्तमान जो है मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र अंग प्रदेश है। अंग के बारे में अथर्ववेद से जानकारी मिलती है, अथर्ववेद से अंग प्रदेश का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में अंग प्रदेश के बारे में उल्लेख है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा अंग अथर्ववेद में ऐसा उल्लेख है कि अंग प्रदेश पर गैर आर्यों का शासन था। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अंग प्रदेश का नामकरण अंग क्यों रखा गया है। ऐसा माना जाता है, इतिहास में ऐसा माना जाता है कि अंग क्षेत्र के लोगों की जंघा जो है, थाई जो है वो सुंदर हुआ करती थी, जिसके कारण अंग प्रदेश नाम पड़ा इसका। अंग प्रदेश वर्तमान मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र है। इसकी राजधानी अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। अब इसकी राजधानी की बात करें, राजधानी इसकी पुरानी राजधानी थी मलिनी, पुरानी राजधानी मलिनी थी, मलिनी, और नई राजधानी इसकी थी चंपा, चंपा, नई राजधानी चंपा या चंपावती, चंपावती। यह जो है वर्तमान चंपानगर का क्षेत्र है, चंपानगर का क्षेत्र था, वर्तमान चंपानगर का क्षेत्र था, वर्तमान चंपानगर का क्षेत्र था। आर्यों, आर्य शासक, अंग प्रदेश के पहले आर्य शासक की बात करें, अंग प्रदेश के पहले आर्य शासक, अंग प्रदेश के पहले आर्य शासक, अंग प्रदेश के पहले आर्य शासक, अंग प्रदेश के पहले आर्य शासक कौन थे दोस्तों? अंग प्रदेश के बारे में कहाँ जानकारी मिलती है हमें? अथर्ववेद में। अंग प्रदेश में अथर्ववेद में हमें जानकारी मिलती है। अंग प्रदेश के पहले आर्य शासक थे तितुक्षी, तितुक्षी हमारे पहले आर्य शासक थे, अंग प्रदेश के पहले आर्य शासक। उसके पश्चात अंग के अंतिम आर्य शासक, अंग प्रदेश के अंतिम आर्य शासक, अंतिम आर्य शासक थे कर्ण। ये वही कर्ण है जो महाभारत में जिनका उल्लेख कुंती पुत्र के रूप में होता है, महाभारत में कुंती पुत्र के रूप में जिनका उल्लेख होता है, ये वही आर्य शासक थे। अंतिम आर्य शासक कौन थे? अंतिम आर्य शासक कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण। पहले आर्य शासक तितुक्षी, चंपानगर इसकी राजधानी है, या चंपा, प्राचीन चंपा। उसके पश्चात गैर आर्यों का शासन अंग प्रदेश पर होता है। ऐसा नहीं है कि अंग प्रदेश का समाप्ति हो गई, अंग प्रदेश आगे महाजनपद काल में भी देखेंगे कि 16 महाजनपदों में एक अंग भी महाजनपद है। आर्यों के पश्चात इस पर गैर आर्यों ने पूरा शासन प्राप्त कर लिया, या गैर आर्यों का इस पर कब्जा हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है।
तो उसी में से अंग प्रदेश के एक शासक हैं, अंग प्रदेश के एक शासक हैं दधिवाहन, दधिवाहन नाम के एक शासक है, अंग प्रदेश के एक शासक है दधिवाहन, जिसकी पुत्री थी, दधिवाहन की पुत्री चंदना, चंदना, दधिवाहन की पुत्री है चंदना। अंग प्रदेश के एक शासक है दधिवाहन, जिसकी पुत्री है चंदना। चंदना पहली महिला है जिन्होंने जैन धर्म को स्वीकारा, पहली महिला जिसने जैन धर्म को अपनाया, जैन धर्म को अपनाया, दधिवाहन की पुत्री है। अपनाया। एक अंग शासक है हमारे ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त एक शासक है अंग प्रदेश के ही, ब्रह्मगुप्त अंग प्रदेश के अंतिम शासक है, अंतिम शासक ब्रह्मगुप्त है, अंग प्रदेश के अंतिम शासक अंतिम शासक है। ब्रह्मगुप्त को ही पराजित किया, ब्रह्मगुप्त को हर्यक वंशीय, हर्यक वंश के बिंबिसार ने, बिंबिसार जो बुद्ध के समकालीन थे, बुद्ध के समकालीन, उन्होंने ब्रह्मगुप्त को पराजित कर, ब्रह्मगुप्त अंग के अंतिम शासक थे, जिसे हर्यक वंशी बिंबिसार जो बुद्ध के समकालीन थे को पराजित कर अंग को मगध क्षेत्र में मिला लिया, अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया, अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया, मगध साम्राज्य में मिला लिया। हर्यक वंश के इसे मिला लिया आपने, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंग राज्य के पश्चात अंतिम राज्य हमारा जो बचता है वह है हमारा लिच्छवी, लिच्छवी संघ, वज्जी संघ, वज्जी संघ अगला हमारा है वज्जी संघ। दो हमने देख लिया, अब हमारा बचता है सिर्फ वज्जी संघ। वज्जी संघ की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले तो देखेंगे कौन सा क्षेत्र है जहां वज्जी संघ था। तो वर्तमान जो तिरहुत प्रांत है, तिरहुत प्रमंडल है, वर्तमान तिरहुत प्रमंडल, जिसमें समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि का, वैशाली आदि का जो क्षेत्र है, वज्जी संघ की राजधानी वैशाली, वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। वज्जी संघ के अंतर्गत वर्तमान क्षेत्र जो शामिल था, वज्जी संघ वर्तमान तिरहुत प्रमंडल, वर्तमान तिरहुत प्रमंडल जिसके अंतर्गत वैशाली, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा इत्यादि का जो क्षेत्र आता है वह तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और उसी क्षेत्र में वज्जी संघ या वज्जी गणराज्य या लिच्छवी गणराज्य स्थापित था, या वो राज्य वहां पर अवस्थित था। ऐसा माना जाता है कि वज्जी संघ जो है वहां की शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक थी। वज्जी संघ में शासन गणतंत्रात्मक था। वज्जी संघ एक तो पहले संघ है, यह संघ अर्थात कई राज्यों के मिलने से बना हुआ बड़ा क्षेत्र, अर्थात राज्य और राज्य की एक अपनी इकाई के रूप में उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। उसी प्रकार संघ इनके समूह से बना हुआ एक बड़ा राज्य होता है। जैसे भारत जो है राज्यों का एक संघ है, उसी प्रकार वज्जी एक संघ था।
और यहाँ जो शासन व्यवस्था थी वह गणराज्य के रूप में थी, गणतंत्रात्मक थी। विश्व का पहला गणराज्य जो है यह वज्जी संघ या लिच्छवी को माना जाता है। विश्व का पहला गणराज्य वज्जी संघ की जो है शासन क्या थी, गणतंत्रात्मक थी या गणराज्य के रूप में थी। एक सवाल आता है, विश्व का सबसे पुराना गणराज्य, विश्व का सबसे पुराना गणराज्य, विश्व का सबसे पुराना गणराज्य। गणराज्य की बात करें दोस्तों तो यह यहाँ के शासन या शासन सत्ता में जो सर्वोच्च पद है उस पर जो लोग शामिल होते हैं, उस पर जो आसीन होते हैं, उनका निर्वाचन होता है, ना कि वो वंशानुगत आधार पर चुने जा, वंशानुगत आधार पर वो शासक बनते हैं। तो पहला, विश्व का पहला सबसे प्राचीन गणराज्य कौन सा है, वज्जी संघ या लिच्छवी गणराज्य, लिच्छवी, लिच्छवी। पहला कौन सा गणराज्य है विश्व का सबसे प्राचीन गणराज्य, विश्व का सबसे प्राचीन गणराज्य यह है हमारा लिच्छवी। वज्जी संघ के अंतर्गत 8 राज्य शामिल थे, वज्जी संघ के अंतर्गत 8 राज्य शामिल है। वज्जी संघ के अंतर्गत 8 राज्य ऐसा माना जाता है शामिल थे। 8 राज्य कौन कौन से हैं, लिच्छवी, लिच्छवी, वज्जी, वज्जी संघ, ज्ञात्रिक, ज्ञात्रिक कुल में ही भगवान महावीर का जन्म होता है, भोग, विदेह, उग्र, उग्र। कौन कौन से शामिल थे राज्य वज्जी संघ में, लिच्छवी, वज्जी संघ, ज्ञात्रिक, भोग, विदेह, उग्र, कौरव और इक्ष्वाकु, कौरव और इक्ष्वाकु, कौरव और इक्ष्वाकु। कौरव जिनकी राजधानी हस्तिनापुर थी, और इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु। ये 8 राज्य जो है वज्जी संघ के अंतर्गत शामिल थे। तो गौर से देखें तो वज्जी संघ एक बड़ी संस्था थी, बड़ी इकाई थी, या केंद्रीय इकाई जो है वज्जी संघ थी, जिसका केंद्र बिहार में है। और इसके अंतर्गत ऐसे राज्य भी हैं जो बिहार से काफी दूर हस्तिनापुर या वर्तमान दिल्ली के क्षेत्र में अवस्थित है। कौन सा राज्य है वो, कौरव। इक्ष्वाकु, जो इक्ष्वाकु वंशी शासक थे हमारे, विदेह राज्य भी इक्ष्वाकु वंशी है। और कौशल नरेश जो दशरथ की बात करते हैं वो भी इक्ष्वाकु वंशी थे। तो ये इक्ष्वाकु जो है, यह इक्ष्वाकु, विदेह तो हमने अलग से देख लिया। तो ये इक्ष्वाकु कौशल नरेश के, अर्थात केंद्रीय सत्ता जो है वो वैशाली या वज्जी संघ बिहार में अवस्थित थी। और उसके 8 इकाई के रूप में, 8 राज्य के रूप में 8 राज्य हैं वज्जी संघ के अंतर्गत, लिच्छवी, वज्जी, ज्ञात्रिक, यात्रिक कुल के ही सिद्धार्थ थे मुखिया, जिनके घर हमारे वर्धमान का जन्म होता है, जो आगे चलकर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में महात्मा महावीर या भगवान महावीर के नाम से जाने जाते हैं। उनका जन्म होता है ज्ञात्रिक कुल के अंतर्गत। एक भोग राज्य है, विदेह, कौरव और इक्ष्वाकु, 8 राज्य थे वज्जी संघ के अंतर्गत। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली, वज्जी संघ की राजधानी वैशाली। गणराज्य थी, सबसे प्राचीन गणराज्य जो है लिच्छवी है। सारे फैक्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। सारे फैक्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं या एग्जाम में आए हुए हैं, इनको नोट कर लीजिए। अब आते हैं इसके शासन प्रशासन की बात। शासन प्रशासन कैसे होता था वज्जी संघ पे, फिर उसके पश्चात देखेंगे हम इसका पतन कैसे होता है। तो आइए दोस्तों देखें इसको। तो शासन जो है यहाँ लोकतंत्रात्मक, शासन जो है गणतंत्रात्मक था। वज्जी संघ का जो शासन राजाओं की एक सभा द्वारा नियंत्रित होता था। शासन प्रशासन, शासन प्रशासन जो है राजाओं की एक सभा द्वारा, राजाओं की सभा द्वारा
सभा द्वारा किया जाता था। शासन प्रशासन राज्यों की सभा द्वारा किया जाता था। और इस सभा का नाम क्या था दोस्तों? संस्था नाम था। इसको क्या कहते थे हम? संस्था, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा शासन प्रशासन चलाया जाता था। वज्जी संघ, वज्जी संघ के अंतर्गत सबसे जो शक्तिशाली राज्य था, वज्जी संघ के अंतर्गत सबसे शक्तिशाली राज्य की बात करें दोस्तों, वज्जी संघ के अंतर्गत सर्वाधिक सशक्त या सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य, वज्जी संघ के अंतर्गत सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य तो यह था लिच्छवी। सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य है हमारा लिच्छवी राज्य, लिच्छवी राज्य। सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य हमारा लिच्छवी राज्य था। वज्जी संघ के अंतर्गत सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य हमारा लिच्छवी था। यह हो गया दोस्तों वज्जी संघ के बारे में। कौन शासक थे उसके? गणराज्य था। यात्री कुल के बारे में हमने देख लिया। तो वज्जी संघ के बारे में ये इतिहास है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले बिहार में जो 3 बड़े राज्य थे उनके बारे में हमने जो महत्वपूर्ण फैक्ट है हमारे एग्जाम को लेकर उसे देखा आज के लेक्चर में हमने दोस्तों। अब अगले लेक्चर में हम इससे आगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय के या बुद्ध के समकालीन जो इतिहास है उसके समय 16 जो महाजनपद है उनके बारे में देखेंगे। 16 जो महाजनपद के बारे में देखा हमने। 16 महाजनपद के बारे में बात करें तो उसमें से 3 महाजनपद बिहार में अवस्थित है। उनके बारे में भी हम कल अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में हम फैक्ट देखेंगे, क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है। आप हमारे लेक्चर में जितने भी फैक्ट है उसको रिवीजन करते रहें क्योंकि यह डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हमारे YouTube चैनल वेद स्टडी ग्रुप को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।